और हमने बात की थी जीवन में जो भी हमारे पास है उसको हम किस प्रकार से और किस परसेप्शन से हम यूज कर सकते हैं। माना एक ही बात के लिए कितने प्रकार के परसेप्शंस हो सकते हैं। कल हमने अपने ब्रेन की पावर को एनालाइज किया था, समझा था। आज हम उन चीजों के यूज की ओर आगे बढ़ेंगे कि हम इन्हें कैसे यूटिलाइज करें और इनकी शक्ति कितनी है और कैसे आदतों के चक्र को तोड़ा जा सकता है और अपने माइंड को उस दिशा में मोड़ा जा सकता है जिस दिशा में उसका सबसे बेस्ट यूज है। हम्म? तो पहली बात, आज पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे अंदर हाँ, कितनी शक्तियां हैं और वो शक्तियां कैसे काम करती हैं। एक छोटी सी चीज, सबसे पहली बात, हम यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हैं वो एक बात को समझ लें। कल भी हमने इसके ऊपर थोड़ी सी बात की थी कि जो बॉडी है, बॉडी इज लाइक एन इंस्ट्रूमेंट। आपकी जो बॉडी है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने वाला जो है ना, इसका ओनर है, वो ओनर इसके अंदर बैठा हुआ वो बीइंग है, वो एनर्जी है जो बेसिकली इसको ड्राइव करता है। हम्म? जैसे आंखें नहीं देखती, बट आंखों से क्या देखना है और क्या नहीं देखना है कोई अंदर डिसाइड करता है। जैसे अभी आप सब बैठे हैं, देख मुझे रहे हैं, लेकिन आप मुझे अपने अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ना कि जैसा मैं हूं। और इसलिए कहा जाता है हमें संसार, हमें वर्ल्ड वैसा दिखाई नहीं देता जैसा है, बट हमें वैसा दिखाई देता है जैसे हमारे खुद के परसेप्शंस और एटीट्यूड हैं। इट मीन्स लाइफ की सिचुएशंस भी फिर ऐसे ही होंगी। इट मीन्स जो भी मेरे रिएक्शंस हैं वो इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि सिचुएशन क्या है, बट इस बात पर डिपेंड करते हैं कि मेरा एटीट्यूड क्या है, मैं किस काइंड का व्यक्ति हूं। और ये कैसे पता चलता है? बहुत ऑनेस्टली आप इसे रियलाइज करना सीखें। एक ही परिस्थिति को देखें और उसके ऊपर आप अपने ही परिवार में, ज्यादा दूर मत जाइए, अपने परिवार के 5 लोग 4 लोग जो भी हों उनसे व्यूज जानने की कोशिश करिए कि अगर वो उस प्रॉब्लम के बारे में अपने व्यू देंगे तो वो क्या व्यू देंगे। तो आप पाएंगे कि 4 लोग हैं तो 4 ही व्यू होंगे, 10 लोग हैं तो 10 ही व्यू होंगे। इससे ये समझ में आता है कि एक ही परिस्थिति को 10 प्रकार से देखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि वो बात ये बता रही है कि मुझे ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज द बेस्ट वे, माई वे और अदर्स वे, किसका वे ज्यादा राइट, ज्यादा इम्पैक्टिंग, ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड और कम डैमेज करने वाला है। इसी के लिए जब हम ज्ञान के अंदर आए तो हमने ब्रह्मा कुमारी में एक लेसन पढ़ा। बहुत सुंदर लेसन है जिसने मेरे जीवन पर बड़ा इम्पैक्ट डाला कि जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले त्रिकालदर्शी बनकर करो। त्रिकालदर्शी बनकर अर्थात जो भी कार्य आप करने जा रहे हो, जिस भी बात के बारे में इवन देन सोचने भी जा रहे हो, उसे कहा जाता है हमारे यहाँ पर सोचने से पहले भी सोचो कि उस सोच का पास्ट क्या बनेगा, उस सोच का फ्यूचर क्या बनेगा, और वो सोच आपको प्रेजेंट में कैसे इम्पैक्ट करेगी। ध्यान सुनना, मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं। और याद रखना, लाइफ में लॉज वायलेट हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स कांट। प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होते, सिद्धांत नहीं बदल सकते। तभी जीवन को नियम नहीं कहा गया है, जीवन को सिद्धांत कहा गया है। इसलिए जीने के सिद्धांत की कहे जाते हैं। जीने के नियम बदल सकते हैं, पर्सन टू पर्सन, परसेप्शन टू परसेप्शन, बट सिद्धांत नहीं चेंज हो सकते हैं। तो ये मुझे सबसे पहले समझने की जरूरत है। मैं कुछ कुछ आज आपको एटीट्यूड्स दूंगा जो बेसिकली माइंड की स्क्रिप्टिंग की ओर आपका इशारा कर रहे होंगे, है ना। जैसे इमाइल कुए नाम का एक मनोवैज्ञानिक हुआ। हम्म? उसने एक बहुत सुंदर बात कही थी संसार को। उसने कहा कि मंत्र दिया बेसिकली, और मंत्र का इतना ही मतलब होता है, 3 चीजें हैं जिनको आपको समझना बड़ा जरूरी है। एक शब्द होता है मंत्र, एक शब्द होता है तंत्र, और एक शब्द होता है यंत्र। मंत्र, तंत्र और यंत्र, इसको समझना बड़ा जरूरी है आपको अपने मन पर काम करने के लिए, है ना। मंत्र है मन के तंत्र को समझना, अर्थात मन के सिस्टम को समझना।
है ना, जो पूरे मन के सिस्टम को स्विच कर सके। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आप मन के पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मन की पावर को, आप जो अनटैप्ड पावर है उसे भी आप बाहर निकाल के ला सकते हो, ऐसा माना गया है। किसके अंदर? हमारे वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, जो भी स्क्रिप्चर्स हैं संसार में, उन सब के अंदर से। और इसलिए लोग चैंटिंग और मंत्र जाप इसके अंदर बहुत अधिक काम करते हैं। और आप पूछेंगे क्या उससे फायदा होता है? डेफिनेटली फायदा होता है, क्योंकि जब आप किसी एक चीज पर फोकस हो जाते हो, इसका मतलब है आप अपने डिस्ट्रैक्शंस और डाइवर्जन्स को कंट्रोल करके एक पोजीशन पर केंद्रित कर देते हो। और जब आप उसे एक पोजीशन पे लेकर के आते हो, तो जो डिस्ट्रैक्शन में एनर्जी वेस्ट हो रही थी, वो एनर्जी वेस्ट होनी बंद हो जाती है और वो अलाइन हो जाती है किसी एक पॉइंट के ऊपर, जिसकी वजह से जब वेस्टेज रुक जाएगा और एकाग्रता बढ़ जाएगी, तो एनर्जी अपने आप एक पोजीशन पर आ जाएगी। जब पोजीशन पर एनर्जी आ जाएगी, तो वो आपको लगेगा कि मंत्र ने मुझे ऊर्जा दी है। एक्चुअली उस मंत्र के रिपीटेशन से एक फॉर्मूला और लिख लीजिए आप। सक्सेस का फॉर्मूला ही होता है, रिपीटेशन इज ओनली मेथड टू सक्सीड। जब भी कोई चीज अच्छी है, सैद्धांतिक है, आपको सफलता के सिद्धांत पता चल जाएं और आप उन्हें बार बार दोहराएं, मन में भी और अपने एक्शन में भी, तो फिर वो धीरे धीरे आपकी स्किल बन जाते हैं। जैसे चाहे वो कार चलाना था, चाहे वो आपका भोजन बनाना था, कोई भी कार्य जो आपने पहली बार किया, उसे करने में आपको डर भी था और अच्छे से हो भी नहीं रहा था, लेकिन जैसा जैसा जितनी बार आप उसकी पुनरावृत्ति करते गए, धीरे धीरे आप उसमें उतने ही स्किल्ड होते गए। इसका मतलब किसी भी चीज को अपनी शक्ति बनाने से पहले की प्रक्रिया का नाम ही पुनरावृत्ति है, रिवीजन है, रिपीटेशन है। एज मच टाइम यू रिपीट योर एक्शन, इट विल बिकम योर नेचुरल हैबिट। और जब कोई चीज नेचुरल हैबिट बन जाती है, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है, आरामदायक हो जाती है। समझ आई पूरी बात? इसी चीज में आगे पावलोव नाम का एक और मनोवैज्ञानिक हुआ था, उसने और एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसके एक्सपेरिमेंट थोड़े खतरनाक हुआ करते थे। उसने एक्सपेरिमेंट किया था बुरी आदतों को छुड़ाने पर। इमाइल कुएन ने तो कहा था कि जो भी प्रक्रिया आपके अंदर हो रही है मंत्र की, उसने कहा था कि आप उसका उल्टा बोलो। जैसे आपको सिर दर्द हो रहा है, तो आप ये मत बोलो कि मुझे सिर दर्द नहीं हो रहा है या मेरा सिर दर्द ठीक हो रहा है, नहीं। वो कहता था नहीं, मैं स्वस्थ सिर दर्द का मैं स्वस्थ ब्रेन का मालिक हूं। मेरा ब्रेन स्वस्थ हो रहा है, मेरी पूरी हेल्थ स्वस्थ हो रही है। मतलब उसमें उन नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करने के लिए इमानुएल कुएन ने हमें कहा कि जो जैसा जीवन हम चाहते हैं, हमें हर रोज उसी जीवन की स्क्रिप्ट अपने माइंड को देना चाहिए। मैंने इन सब चीजों के बारे में जब जाना और जब मैं इस मेडिटेशन से जुड़ा, राजयोगा मेडिटेशन से, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जीवन का मंत्र क्या बना। हमारे यहाँ पर परमात्मा मंत्र क्या देते हैं? मन, मनाभव, मध्याजी भाव। मैंने इन दो मंत्रों के ऊपर बहुत अध्ययन किया, दोनों को बहुत समझने की कोशिश करी कि ये दोनों मंत्र ही जीवन में क्या क्या रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे समझ में आया ये दोनों सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक कह रहा है कि मन से एनर्जी के साथ जुड़ जाओ, और दूसरा कह रहा है एनर्जी को चैनलाइज करो। मन मनाभाव मतलब परमात्मा को याद करो, सुप्रीम एनर्जी के साथ में जुड़ जाओ, कनेक्टेड विद द सुप्रीम। और दूसरा मध्याजी भाव मतलब वर्षे को याद करो। वर्षे को याद करो मतलब एम को याद करो, व्हाट यू आर गोइंग टू बी। तो जिस व्यक्ति के पास उसका लक्ष्य और लक्ष्य दाता दोनों का कनेक्शन हो जाए, वो दुनिया के किसी भी लक्ष्य को टैप कर सकता है, वो किसी भी ट्रैक कर सकता है, किसी भी चीज को पार कर सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये बात कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही है ये बात? आर यू गेटिंग मी? है ना? गेटिंग मी? बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे बात करूंगा। कोई भी चीज आपके मन के अंदर आती है, प्लीज मैं फिर आपसे बोलता रहूंगा कि क्वेश्चन भी लिखते रहें एंड लिसन वेरी केयरफुली। जिनके वीडियोस ऑन नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है, ऑन करके सुनोगे तो ज्यादा अच्छे से पकड़ पाओगे जो चीजें। क्यों? क्योंकि फोकस पूरा रहता है। ठीक। इसके बाद फिर मेरे माइंड के अंदर ये बात आई कि आखिर मेरे माइंड में तो बहुत सारी पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं। आज मैं जो बात कर, बहुत सारे पुरानी बातें पड़ी हुई हैं, मेरे पैटर्न्स बहुत पुराने हैं। और जो पैटर्न्स मुझे कहते हैं, अच्छा, हमें दुनिया में सिखाया क्या गया है? सच बोलने का मतलब हमें सिखाया गया जो जैसा है वैसा बोलो। ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे ज्यादा डेंजरस था, सबसे ज्यादा डैमेजिंग था। जो जैसा है उसे वैसा बोलना। इसका मतलब ये था सिर्फ कि आपसे रिवाइज रिपीट करवाया जा रहा था आपकी बीमारियों को। और जब आप बीमारी को बार बार रिपीट करोगे,
तो बीमारी विल इंक्रीज। आपको पता ही चला कि रिपीटेशन इज द मेथड ऑफ सक्सेस, तो कौन सफल होगा? अगर आप बीमारी को रिपीट करोगे, आप अवगुण को रिपीट करोगे, आप कमजोरी को रिपीट करोगे, आप विकार को रिपीट करोगे, आप अपनी गिरी हुई स्थिति, जो डाउनफॉल है, उसको रिपीट करोगे, जितनी बार रिपीट करोगे आप उसके उतने ही ज्यादा अंदर प्रोग्राम्स पक्के कर दोगे। यानी आप अपनी कमी के प्रोग्राम को स्किल बना बैठोगे, जितनी बार आप अपनी कमी का। और अगर सोचिए कमी मेरी स्किल बन गई, तो अब मैं कमजोर तो बन सकता हूं बट शक्तिशाली कभी नहीं बन सकता। और ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। रियलाइज कराने के लिए व्यक्ति को बार बार उसकी कमी याद दिलाते हैं, बुलवाने का प्रयास करते हैं, और इट इज मोर डेंजरस एवर। नाउ, अब एक और खास खास बात है इसमें, तो मेरे को ये बात समझ में आई कि भाई ये प्रोग्राम्स हैं और मुझे इनको रिप्लेस करना है। तभी मुझे दोनों लोग याद आए हमेशा, इमाइल कुएक भी और पावलोव भी। पावलोव क्या कहता था कि अगर आपको अपनी पुरानी आदतें बदलनी, वो क्या, उसका थोड़ा खतरनाक तरीका था। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है, तो वो क्या करता था, अपने यहाँ पे रखता था और उसे बिजली के शॉक दे, जैसे सिगरेट पिएगा शॉक लगेगा उसे बिजली का, तो उसके दिमाग में प्रोग्राम सेट हो जाएगा, अरे सिगरेट पीते ही शॉक लग रहा है, सिगरेट पी, तो सिगरेट अपने आप ही छूट जाती है। वो कभी ये नहीं कहता सिगरेट छोड़ दो, नहीं, वो उसका उल्टा मेथड ऐसा करता था कि जो भी बुरी आदत होती थी उसके खिलाफ एक ऐसी चीज करता था जिससे फिर उसे डर बैठ जाता था कि ये लूंगा तो वो होगा, तो फिर छूट जाती थी उससे वे आदतें। उसका ऐसे मेथड हुआ करते थे। लेकिन इमाइल कुए क्या कहता था कि आप अगर जैसा बनना चाहते हो अपनी फ्यूचर की, वो स्क्रिप्टिंग को आप अपने आप को दो, जो चल रहा है वो नहीं। अच्छा, फिर कई लोग मेरे से सवाल पूछते थे इस बात को लेकर के, क्योंकि मैं आपको बताऊं सारे भाई बहनों को, मैं लगभग पिछले 16-17 सालों से, है ना, मोर देन 16-17 ईयर्स से मैं रिटिन मेडिटेशन का अभ्यास कर रहा हूँ। आई एम डूइंग मेडिटेशन इन रिटिन। और मैं लगभग 1.5-2 घंटे तक लिखता रहता हूँ, मैं लिख करके अभ्यास करता हूँ, है ना, रजिस्टर के अंदर। और उससे मैंने अपने सारे प्रोग्राम को चेंज करना प्रारंभ किया। ठीक है, तो कैसे किया? मैंने पहले, सबसे पहले आप सबको स्क्रिप्टिंग सिखा रहा हूं पहले थोड़ी सी, फिर और कुछ सिद्धांतों की ओर लेके जाऊंगा। आपको सबसे पहले एक A4 साइज का पेपर लेना चाहिए, और उस पेपर पर दोनों साइड, या और ज्यादा चाहिए तो उतने ले लो, अपनी लाइफ की हर छोटे से बड़ी बात को लिखना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी आपके मन को खाती है, जिसे भी आप बदलना चाहते हो, आपका पास्ट, आपके अंदर जो बैड हैबिट्स हैं, जो कमजोर आदतें हैं, जो फेलियर के प्रोग्राम्स आपके अंदर पड़े हुए हैं, आप खुद के बारे में कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, आप वर्ल्ड के बारे में कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, आप रिश्तों के बारे में कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई बहनों। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती से कोई एक भी ऐसा प्रोग्राम अंदर छूट गया कि जिसको आपने पेपर पे नहीं डाला, तो वही प्रोग्राम अंदर अंदर आपको दीमक की तरह खाने लगेगा। ये इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब क्या हो गया कि पहले आप वो लिख लीजिए, इसे कहते हैं सच्चाई सफाई से। और ऐसे मत लिखिए उसको कि खाली लिख रहे हो, आप बोल ऐसे लिखिए कि परमात्मा मैं आपको ये समर्पित करता हूं, मैं ऐसा हूं, अभी मैं करंट में ऐसा हूं। आप आज ही करके देखना, आपके जीवन की इतनी पीड़ाएं मिट जाएंगी, इतने दर्द मिट जाएंगे खाली से लिखते ही, जैसे जन्म जन्मांतर के बोझ मिट गए हो आपके। बचपन से लेकर जब से भी आपकी स्मृतियां आई हैं, आपने जो गलतियां की हैं, जो अंदर छिपी बैठी हैं, जो कभी किसी को बताई नहीं है, वे सब कुछ पेपर पे लिख दीजिए। कुछ भी, है ना, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में कुछ किसी को खराब बोला था, है ना, या कोई गंदा काम किया था, कोई आपसे ऐसी गलती थी जो आप बता नहीं सकते थे किसी को, उन सारी सारी बातों को आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपको बहुत गुस्सा आता है, आप बहुत इरिटेशन में रहते हो, आप बैड लैंग्वेज यूज करते हो, आप किसी से बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, है ना, और आपके थॉट जो हैं वो वेस्ट थॉट बहुत ज्यादा आपको सपोज करके आते हैं, आपको खाने की कोई ऐसी लत लगी हुई है कि आप चाहते हो कि ये मेरे को नहीं खाना चाहिए, मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप खा ही रहे हो, आपने बार बार सोचा है। और एक बात जरूर ध्यान रखना, एक सबसे खतरनाक चीज होती है जो लोग बार बार प्रतिज्ञा करते हैं, व्रत लेते हैं,
कभी मत कीजिए। साइकोलॉजी कहती है अगर आप व्रत ले रहे हो और फिर आप उसे पालन नहीं कर पा रहे हो, तो अब आप डबल गिल्ट में जाओगे। पहला, उस आदत से ना छूटने का गिल्ट। दूसरा, अपनी प्रतिज्ञा के टूटने का गिल्ट। तो दो गिल्ट आपको मानना एक साथ स्टार्ट कर देंगे। सो कभी भी क्या करना चाहिए, मुझे नई आदत कोई डालने की मेहनत करना चाहिए। कभी भी जीवन में अपनी बुराइयों को छोड़ने की मेहनत करना बंद कर दीजिए। कभी भी मिस्टेक्स को छोड़ने की मेहनत बंद कर दीजिए। केवल अच्छाई को अपनाने की मेहनत कीजिए। समझिए इसके कॉन्सेप्ट को, साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप समझोगे इसको, कभी जीवन में आप अंधेरे से लड़ नहीं सकते, अंधेरे को काट नहीं सकते, अंधेरे को मार नहीं सकते, अंधेरे को भगा नहीं सकते, लेकिन लाइट का स्विच ऑन कर दोगे वो ऑटोमेटिक भाग जाएगा। सो मुझे ना क्रोध पे काम करना है, ना काम पे काम करना है, ना लोभ पर काम करना है, ना मोह पे काम करना है, ना आलस्य पे काम करना है। मुझे काम करना है इनके जस्ट अपोजिट प्रिंसिपल पे, इनके अपोजिट प्रिंसिपल पे। उससे मुझे मेरा माइंड प्रोग्राम करना है। कई लोग यहां पर लेकिन एक बात में फंस जाते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम झूठ बोल रहे हैं ना, हम हैं तो नहीं। जैसे मैं कैसे लिखता था, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक किन्हीं ने पूछा एग्जांपल के बारे में। तो मेरे को लगता था कि मेरे को दुनिया में सबसे ज्यादा सफल होना है, तो मैंने थोड़ा इंटेलिजेंस के बारे में स्टडी किया कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। तो मुझे इंटेलिजेंस की दो डेफिनेशंस पढ़ने में आई, और वो मेरे स्पिरिचुअल मार्ग से ही आई। परमात्मा के महावाक्य हमारे यहाँ पर अव्यक्त वाणी के रूप में जाने जाते हैं। मेरे को वो दोनों सिद्धांत वहां से ही मिले। मैंने बहुत बार अव्यक्त वाणियां पढ़ी हैं, तो उसमें से मैंने जो मेरे फॉर्मूलेज हैं मैं निकालता रहता हूँ। तो जब मैंने वो वाणियां पढ़ी तो मुझे दो डेफिनेशन मिली। पहली डेफिनेशन ये थी इंटेलिजेंस की, कि यूजिंग वॉट एवर यू नो एट द राइट टाइम, एट अ राइट प्लेस, इन अ राइट सिचुएशन, विद द राइट इंटेंशन। यानी जीवन में आप जो कुछ भी जानते हो उसे सही समय, सही काल, सही परिस्थिति में, सही मनसा के साथ यूज करना ही विद्वता है। सब कुछ जानना विद्वता नहीं है। उससे पहले डेफिनेशन क्या थी हमारी, बचपन से हमें क्या सिखाया गया था, सब सीखना चाहिए, सब कुछ आपको आना चाहिए। ये रॉन्ग प्रिंसिपल था, सब कुछ आपको आना चाहिए नहीं। प्रिंसिपल राइट क्या है इंटेलिजेंस का, जो भी आता है, जितना भी आता है, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। जैसा कल हमारी दीदी ने हमको समझाया, हंसा दीदी ने कल बताया था कि हमें क्या करना चाहिए। भाई सुन तो रहे हो, सुनने का आप आनंद ले रहे हो, लेकिन क्या उस आनंद के साथ एप्लीकेशन भी सोच रहे हो। बिकॉज एक और बात आप सबको लिखना चाहिए अपने पास में, नॉलेज इज नॉट अ पावर, बट अप्लाइड नॉलेज इज अ पावर। दुनिया ने कह दिया ज्ञान ही शक्ति है, ये तो बहुत ही अधूरा सत्य है। ज्ञान सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। जब तक इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो वो आपके जीवन के लिए किसी प्रकार से यूजफुल साबित नहीं हो सकती है। तो मैंने दूसरी डेफिनेशन क्या पढ़ी, ट्रू इंटेलिजेंस। परमात्मा ने सिखाया है दूसरी चीज को, ट्रू इंटेलिजेंस को। उन्होंने क्या बताया, इफ यू डोंट नो देन यू एक्सेप्ट यू डोंट नो, एडमिट इट। अगर आपको नहीं पता तो कह दो कि आपको नहीं पता। क्योंकि नहीं पता होने पर, ध्यान से सुन लीजिएगा, दुनिया में जितने लोग आज तनाव में हैं, जितने लोग आज स्ट्रेस में हैं, जितने लोग आज चिंतित हैं, जितने लोग आज भय में हैं, उसका सबसे बड़ा कारण पाया गया है, जो उनको पता नहीं है, जो वे नहीं है, वो दिखने की मेहनत में लगे रहते हैं उसकी इज्जत पाने के लिए। मुझे नहीं आता और मैं दिखावा करने की कोशिश कर रहा होता हूं। जैसे सपोज करो मुझे इंग्लिश नहीं आती, और अब मैं कहीं चला गया। अब मेरे को पता है मेरे को इंग्लिश नहीं आती, पर मेरे को उसे बताना नहीं कि मुझे नहीं आती, क्योंकि इनको पता लगेगा तो ये मेरी मेरी इज्जत नहीं करेंगे। तो मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करने के चक्कर में मैं बोलूं और मैं बताऊं भी नहीं, और फिर मैं गलत सलत बोलूं। इससे क्या क्रिएट होगा, सिर्फ अंदर में प्रेशर। और अगर मैं जाके बोलूं भाई मेरे को तो बहुत अच्छी इंग्लिश तो आती नहीं है आप जैसी, आप देख लीजिए अगर आप मेरी हिंदी से काम चला सकें या मिक्स से काम चला सकें, इट विल बी बेटर। अदरवाइज आप अपने लिए कोई ट्रांसलेटर अरेंज कर लीजिए, मैं अपना जो बात है वो आपसे उसी भाषा में कर पाऊंगा जो मुझे आता है। अब इससे क्या रहेगा, मैं कॉन्फिडेंस में रहूंगा। मुझे अब मेहनत नहीं करनी उनके ट्रैक पे जाने की।
लाइफ में कुछ नहीं आता है तो सीखा जा सकता है, पर जो नहीं आता है वो दिखने की झूठी मेहनत करना, वो अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा। आता है नहीं, दिख गए हैं, अब दिखी हुई इज्जत को बचाने के चक्कर में, ना आने के सीखने के चक्कर में प्रेशर क्रिएट होगा। ये सप्रेशन क्रिएट करता है, यही फिर डिप्रेशन क्रिएट करता है। आज संसार इसी में फंसा हुआ है। बट द डेफिनेशन ऑफ ट्रू इंटेलिजेंस कहती है कि आपको अगर कुछ नहीं आता है, स्वीकार कर लीजिए मुझे नहीं आता है, आई एम ट्राइंग टू लर्न, या तो आप मुझे बता दीजिए। जैसे मैं ब्रह्मा कुमारीज में हूँ, जो नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, जो है उनको तो पता ही है। पर मैं जब कभी भी सेंटर में मुझे कोई सेवा बताई गई है ना, दीदी मेरे को कोई सेवा बोलते, एक बार उन्होंने मेरे को बहुत छोटी सेवा बोली, क्या कौन से पत्ते तो थे, मेरे को नाम भूल गया है। उन्होंने बोला, प्रमोद भाई वहां से ना वो वाले पत्ते तोड़ के लेके आओ, है ना, लीव्स, है ना, छोटे छोटे लीव्स थे उसके, जैसे तुलसी होता, तुलसी जैसे कुछ और था वो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता एक चीज होती है, तो खाने में कुछ डालते हैं, वो लेके आओ। मैंने कभी उससे पहले पत्ते देखे नहीं थे वो वाले, कैसे होते। अब मैं जाता, अब वहां पे घूमता रहता, प्रेशर के, दीदी को कैसा लगेगा, आप बताओ प्रमोद भाई को कड़ी पत्ता नहीं पता। मैं अगर ये सोच लेता और मैं चला जाता, तो मैं वहां जाके परेशान होता, किसी और को ढूंढता, कहीं यूट्यूब करता, कहीं कुछ करता। मैंने कहा दीदी मैं तोड़ दूंगा, बस आप मुझे दिखा दो कौन से वाले, मेरे को नहीं आता, मैं लेकर के आ जाऊंगा, बस एक बार आप बता दो कौन से वाले, तोड़ के मैं लाता हूँ। उन्होंने बता दिया, मैंने तोड़ दिया, कितना आसान काम हो गया। आगे के लिए मुझे पहचान हो गई। अब वो मुझे दोबारा कभी बोलेंगे, मैं लेकर के आ जाऊंगा। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। कोई मेरे को कोई बोलता है आप ये सेवा कर सकते हो, मैं कह देखो भाई मुझे प्रॉपर तो नहीं आती, आप बता दो एक बार, आप बता दोगे मैं सीख लूंगा, फिर मैं कर लूंगा। क्योंकि हमें परमात्मा ने सिखाया, नाजी मत करो, हांजी करो। अगर आता नहीं बस बता दो, मैं तैयार हूं करने के लिए, आप सिखा दो मैं कर दूंगा। इससे कभी लाइफ में प्रेशर्स क्रिएट नहीं होते, इससे लाइफ में कभी स्ट्रेस क्रिएट नहीं होता, एंग्जाइटी क्रिएट नहीं होती। फिर मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो इसका मतलब एडमिट करो दो चीजें हो गई हमारे पास में। तीसरी बात, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जिसमें पूरा संसार बटा हुआ है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। 4 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं, एक हर इंसान के अंदर होते हैं ये। पर इनकी मात्रा किसी के अंदर कोई से इंटेलिजेंस की ज्यादा होती है, किसी के अंदर कोई से की ज्यादा होती है। क्योंकि माइंड की स्क्रिप्टिंग करने के लिए, याद रखिएगा आप मेरी बात, आपको इंटेलेक्ट की समझ बहुत होना चाहिए। माइंड आपका मन होता है, इंटेलेक्ट आपकी बुद्धि होती है, एंड ब्रेन आपका हार्डवेयर होता है। इन तीनों की समझ अगर नहीं है तो कभी भी आप अपने प्रोग्राम को प्रॉपरली डिजाइन नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ब्रेन आपका वो मेमोरी सेंटर है जो आपके रिजॉल्व संस्कार के साथ मिलके काम करता है। क्योंकि ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें हर न्यूरॉन की मेमोरी 82 GB है। मतलब जो भी आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी एक्सेप्ट करेगी, वो उनके अंदर चले जाएंगे प्रोग्राम, जो जाके सबकॉन्शियस प्लान हो जाएंगे, और फिर आपकी बॉडी के द्वारा वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आप में, आज आप कैसे भी इंसान हो, मैं आपको रियल बता रहा हूं, आप कैसे भी इंसान हो आज, अगर आप आज डिसाइड कर लेते हो, तो विद इन 21 डेज आप में नई हैबिट बन जाएंगी। साइकोलॉजी का प्रिंसिपल्स कहता है आप बिल्कुल एक न्यू वर्जन बन सकते हो। विद इन 21 डेज आप में हैबिट का जन्म हो जाएगा। विद इन 90 डेज आपके संस्कार बन जाएंगे। और विद इन 262 डेज, 262 दिन, है ना, या आप कह लीजिए 9 महीने, आपका नया जीवन बन जाएगा। वो सब कुछ जो आप नए प्रोग्राम दोगे। इसीलिए माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने ही होता है, 9 महीने में एक नव जीवन तैयार हो जाता है। एक इंसान अगर डिसाइड कर ले, उस कंसिस्टेंसी को समझ जाए, तो 9 महीने में अपने जीवन को एक बहुत बड़े स्वरूप में कन्वर्ट कर सकता है। कई बार लेकिन इसमें एक चैलेंज बहुत आएगा आपके सामने। कोई कोई आपको बोलेगा कि भाई मैं हूं तो नहीं, पर मैं लिख रहा हूं तो मेरे को लग रहा है मैं झूठ लिख रहा हूं। नहीं, एक लाइन आप लिख लो, आप जैसा बनना चाहते हो वे आप आज नहीं हो, बट आप लिख रहे हो, तो ये झूठ नहीं है, बस भविष्य के सच को आप आज लिख रहे हो। यू आर राइटिंग द फ्यूचर ट्रूथ इन द प्रेजेंट। वो भविष्य का सच है, आप ऐसा ही होना चाहते हो। तो लक्ष्य भविष्य का सच होता है। जैसे कोई बच्चा कहता है मेरे को फर्स्ट आना है, तो वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, बट वो क्या कर रहा है, वो फ्यूचर के ट्रुथ को प्रेजेंट में लिख रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्लियर हो रही है पूरी पूरी बात? तो जब कभी आप वो लिख रहे हो, सो ये आपके जीवन को बहुत बेहतर करने की ओर लेकर के जाता है।
अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ये बहुत आपकी मदद करने वाला है, आपको आगे लेके जाने वाला है। लेकिन आप कब इसको संतुलन बना पाओगे, अब मैं बताने, अगर मैं इस पे बोर्ड शेयर कर पाया तो मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा। इफ आई कैन शेयर बोर्ड, वाइट बोर्ड है, यस। आपको बोर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है वो। नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। इसमें बोर्ड क्यों नहीं दिखा? साइड में नोट्स वाला कुछ पैड दिखाई दे रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है वो। अच्छा, एक्चुअली आपके जूम आपका वाला कनेक्शन है ना, इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे वाले में तो तुरंत ही बोर्ड आ जाता है, इसमें बोर्ड का वो आ ही नहीं रहा है ऑप्शन। अभी वो दिखा भी आपको? दिखाई दे रहा है। ओके, जी जी जी। चलिए, ओके जी, ओके, ग्रेट। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको नए पेज पे जाए। ये क्यों नहीं जा रहा वापस? सॉरी, इस पे हो नहीं रहा है, एक सेकंड ही आ जाता। राइट अप में कुछ भी नहीं आ रहा ना इसमें। सॉरी, ये काम, अच्छा यहाँ पे आ रहा है बोर्ड। ओके। हम्म। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास में ये है, ये पहला होता है हमारे पास रैशनल, पहला होता है हमारे पास रैशनल इंटेलिजेंस। दूसरा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तीसरा होता है हमारे पास इंट्यूटिव इंटेलिजेंस। एक्चुअली इसमें चल ही नहीं पा रहा है ये, मैं वैसे ही बताता हूँ। रैशनल होता है, दूसरा आपके पास इमोशनल होता है, तीसरा इंट्यूटिव होता है, और चौथा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होता है। ये चारों को अगर आप समझ जाओगे, यही जीवन का संतुलन होता है। रैशनल का मतलब होता है, जब भी कभी आप कहते हैं मैं कुछ सोच के बताऊंगा, तो सोचकर बताऊंगा मतलब रैशनल आप यूज करने वाले हो, है ना, रैशनलाइज चीजों को करना। बेसिकली जो सब्जेक्टिव लर्निंग जितनी भी होती हैं, वो आपके रैशनल इंटेलिजेंस में आते हैं। जितनी आप पढ़ाई करते हो, रास्ता क्रॉस करते हो, कॉन्शियसली कोई चीज उठाते हो, कॉन्शियसली कोई चीज सीखते हो, ये सब आपके रैशनल इंटेलिजेंस से होती है। लेकिन आपके रैशनल इंटेलिजेंस में जो बाधा बनती है, यानी आपकी स्किल्स को सीखने में जो बाधा बनती है, उसका नाम होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर इमोशंस क्या करते हैं, हमें भटका देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, डाइवर्जन, डिस्ट्रैक्शंस, रिलेशंस, पदार्थ, जिन चीजों के विषय में जो आपकी भावनाएं बार बार वेरिएशंस जो होती रहती हैं, वे क्या करती हैं, आपके फोकस को रैशनल से हटा करके डिस्ट्रैक्शन में ले जाती हैं, जिसकी वजह से जो आप रैशनल काम कर भी रहे थे वो भी आप नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि इमोशंस बार बार भटकते चले जाते हैं। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत होती है। तीसरा होता है इंट्यूटिव इंटेलिजेंस, आभासी मन कहते हैं इसको, है ना। आभासी मन, पहला हो गया तर्क वाला मन, तर्क वाली बुद्धि। दूसरा हो गया हमारे पास में भावनात्मक बुद्धि। तीसरी होगी हमारी आभासी इंट्यूटिव इंटेलिजेंस बुद्धि। और चौथी होती है हमारी आध्यात्मिक बुद्धि। जो इंट्यूटिव है इसे बेसिकली फेमिनाइन इंटेलिजेंस कहा जाता है, माताओं बहनों का इंटेलिजेंस कहा जाता है। कि दुर्घटना कहीं होती है सबसे पहले उनको आभास हो जाता है, और ये सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस माना गया संसार में। इसलिए भगवान ने आकर के भी हाँ वंदे मातरम कहा है, हाँ, माताओं और बहनों की वंदना की है। क्योंकि बेसिकली उसमें इंट्यूशंस उनके पास बहुत ज्यादा होती हैं, उनके माध्यम से परमात्मा कैसे काम कराता है। जिनका भी इंट्यूटिव इंटेलिजेंस जाग जाता है इसमें एनर्जी कम खर्च होती है और प्राप्ति ज्यादा, प्राप्ति ज्यादा, यानी खाली इंट्यूशंस आ जाती है। जैसे दुनिया में जितने भी साइंटिस्टों ने आज तक रिसर्च करी है आप देखो, जब वो अपने रैशनल माइंड से लगे हुए थे, परंतु ये भी याद रखिएगा विदाउट रैशनल इंटेलिजेंस के आप कभी इंट्यूटिव तक पहुंचोगे नहीं। कोई ये सोचे कि मैं वो मेहनत नहीं करूंगा मैं सीधा इंट्यूटिव मुझे आ जाएंगी। इंट्यूशंस भी उन्हीं को आती हैं जो पहले मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत का ही फल मीठा होता है ना। उस मन तक पहुंचने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसे भी जगाना पड़ता है। वो आपकी सोई हुई शक्तियां हैं। और एक बात आप लिख लो, आपकी सोई हुई शक्तियां तब जागती हैं जब आपके सामने परिस्थिति आती है। जैसे है ना हमारे बहुत सारे जैसे जानवर होते हैं, कैमल होता है ना, ऊंट होता है, वो उसे बहुत ऊंचा, क्योंकि नीचे गर्मी बहुत होती है तो बार बार वो अपने चेहरे को ऊंचा उठाता जाता है तो वो लंबा हो जाता है। जिराफ होता है ना, वो पेड़ की ऊंची ऊंची पत्तियों को खाता है, नीचे की सब खा चुका होता है तो खींचते खींचते गर्दन उसकी लंबी हो जाती है। हर किसी के अंदर जो भी अंगों का विकास हुआ है, जो भी मानसिकताओं का विकास हुआ है, वो परिस्थितियों के कारण हुआ है। इंसान ने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, ये सब क्या थी, कहा भी जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आविष्कार तो ऑलरेडी थे, संसार में सारे सिद्धांत सारी साइंस पूरी प्रकृति के अंदर ऑलरेडी थी, लेकिन वो इन्वेंट करने के लिए उसकी आवश्यकता को जन्म देना पड़ा। आज संसार सबसे ज्यादा क्योंकि तनाव भय चिंता और डर की ओर जा रहा है, कंफ्यूजन की ओर जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट की ओर जा रहा है। तो आज जरूरत आन पड़ी है शांति की, प्यार की, सुख की, आनंद की, अधिक आवश्यकता। तो इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि ये पैदा कैसे किए जाएंगे और ये कहाँ पैदा होंगे और इनको पैदा करने का प्रोसेस क्या है। इसीलिए राजयोगा मेडिटेशन टेक्निक्स वर्ल्ड की द बेस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, जो कि इन सारी चीजों को बैलेंस करती है। वो आपके इन चारों इंटेलिजेंस को जगा सकती है। बिकॉज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ही जगा सकता है। दो बातें समझिएगा सभी, बहुत सारे लोग गलतफहमी होती है, वो रिलीजियस होते हैं और वो सोचते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं। रिलीजियस होना अलग बात है, स्पिरिचुअल होना बिल्कुल अलग बात है। स्पिरिचुअल का मतलब ही होता है वननेस, यूनिटी होना। रिलीजन का मतलब ही होता है, एक तरीके से अगर आप बहुत ध्यान दोगे, अलग अलग धर्मों में विश्वास होना मतलब बट जाना। और भगवान कभी बच्चों को बांटना नहीं चाहेगा। आप भी माता पिता होंगे, आप अपने बच्चों को बंटता देखकर खुश नहीं हो सकते। तो परमात्मा भी कोई भी तरीका, कोई रीति रिवाज, कोई पैटर्न हमें ऐसे नहीं दे सकते जिससे हम आपस में बंट जाएं। तो सबसे पहले अपने माइंड को समझने के लिए आपको प्रकृति के नियमों को भी समझना पड़ेगा कि प्रकृति कैसे काम करती है, नेचर कैसे काम करती है, और परमात्मा कैसे काम करता है। जीवन सारा का सारा दो ही चीजों के अधीन है, दो चीजों से बंधा हुआ है ये पूरा जीवन, प्रकृति और परमात्मा। प्रकृति और परमात्मा, नेचर एंड गॉड। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। गॉड इनविजिबल है, तो वो इनविजिबल गॉड इनविजिबल सोल को पावर करता है, एम्पावर्ड करता है। उसकी सारी जरूरत की चीजें, आत्मा की आवश्यकताएं परमात्मा से ही पूरी हो सकती हैं। बॉडी की आवश्यकताएं नेचर से पूरी हो सकती हैं। इसलिए कहते हैं मेडिसिन्स आपको हील नहीं कर सकती हैं, मेडिसिन्स केवल क्योर कर सकती हैं, नेचर विल हील। नेचर हील करेगी, क्योंकि शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है, इसलिए इसे प्रकृति ही ठीक कर सकती है। हमारा शरीर कभी बीमार नहीं पड़ता, उसे हम अपने मन के अधीन करके बीमार करते हैं। इसीलिए आज 90% रोगों को साइकोसोमेटिक कहा जाता है, अर्थात मन और बुद्धि की सही प्रोग्रामिंग ना होना, अर्थात इन चारों इंटेलिजेंस का सही प्रोग्राम ना होना हमारे जीवन में कंफ्यूजन्स को बढ़ा देता है,
नासमझी को बढ़ा देता है, अज्ञानता के अंधकार को बढ़ा देता है, रिश्तों के प्रति न उदासीनता को बढ़ा देता है, रिश्तों में गहरी समझ की कमी कर देता है, और जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज करने शुरू हो जाते हैं। इंसान क्योंकि खुद से दूर हो जाता है तो वो ये नहीं देख पाता है कि खुद को उसे क्या क्या अच्छा लगता है, वो इसको भी नहीं जान पाता, और फिर वो दूसरों से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, ना वो खुद के साथ वो कर पाता है जो करना चाहिए, ना दूसरों के साथ। इसका मैं एग्जांपल दूंगा। मेरे पास एक व्यक्ति आया, बच्चा था। आजकल की जो जनरेशन है वो ज्यादातर मीडिया फोकस हो गई है। उसने कहा सर मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। अब ये हंसी की बात लगेगी आपको। मैंने कहा अच्छा भाई तेरे को डिप्रेशन किस बात का हो रहा है और कैसे तेरे को लगा? कहता है मेरे को डिप्रेशन इस बात का हो रहा है, मैं इतनी अच्छी अच्छी रील्स बनाता हूँ, मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूँ, बट कोई लाइक ही नहीं करता मेरे वीडियो इतने दिन से मैं बनाता हूँ। आपने सुना आजकल ऐसे ऐसे डिप्रेशन शुरू हो चुके हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑनलाइन डिप्रेशन, ऑनलाइन सिंड्रोम। ये क्रिएट हो चुका है। आप देखना आपको बहुतों को ऐसा लगेगा, अरे मैंने इतनी अच्छी कविता सुनाई किसी ने ताली नहीं बजाई, या किसी ने उसके ऊपर कुछ वो नहीं भेजा, मैंने मैसेज भेजा किसी ने मेरे को थंब भी नहीं दिखाया। ये लाइक अनलाइक होने की जो बीमारी पड़ गई है, ये आप देखना बहुत जल्दी मानसिक बीमारी में बदलने वाली है। अच्छा मैंने कहा अच्छा ठीक है चल कोई बात नहीं। मैंने कहा अच्छा दिखा तेरे कौन सी रील बनाई? तुम उसने मेरे को दिखाया कि ये बनाई। मैंने कहा अच्छा इस पर तो तूने भी शायद लाइक नहीं किया अभी तक। कहता हाँ सर मैंने भी नहीं किया। मैंने कहा पहले खुद तो कर ले, शायद तेरे को इम्प्रेस होकर दो चार और भी कर देते। मैं कि जो चीज तुम्हारी है। अब इसका मेरा मैसेज, मुझे यहाँ से बहुत गहरा मैसेज मिला। जब आप खुद का ही सम्मान नहीं कर सकते, जब आप खुद के बारे में ही अच्छा नहीं बोल सकते, जैसे हमारे परमात्मा सिखाते हैं स्वमान, जो स्वयं को ही मान नहीं दे सकता वो दूसरे को क्या सम्मान देगा? और दूसरे उसे क्यों सम्मान देंगे? जो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर सकता उसे दूसरे क्यों रिस्पेक्ट देंगे? एम आई राइट और रॉन्ग? ये वाली बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है ना? सो ये कनेक्ट करने के सिद्धांत है ना? आज इंसान क्या कर रहा है, दूसरे की नजर, और उन्हें सिखाया भी गया है दूसरों की नजर में अपनी इज्जत बनाओ। भैया तुम अपनी नजर में बना लो, दूसरे की में अपने आप बन जाएगी। बल्ब खुद जग जाता है, रोशनी दूसरों को अपने आप मिल जाती है, रोशनी का आनंद सब ले लेते हैं। बल्ब थोड़ी कहता है मैं जग रहा हूं तुम्हें रोशनी मिल रही है, तुम्हें रोशनी मिल रही है तो मेरे को बोलो कि तुम्हें मुझसे रोशनी मिल रही है, ऐसा बोलता है बल्ब? सूर्य बोलता है कि तुम मेरे को बोलो कि तुम्हें मेरे से गर्मी मिल रही है? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियर। हमने क्या किया, जीवन के सिद्धांतों को छोड़कर हमने संसार में हमें जैसे सिद्धांतों की बात कह दी गई हम उनके चक्रव्यूह में फंस गए, और उसने हमारे जीवन को एक डेड एंड पे लाके खड़ा कर दिया। डेड एंड जिसे बोलते हैं, है ना? हम हमेशा ही दूसरों पर डिपेंड बन गए। तो हमें क्या करना था, पहले खुद का खुद सम्मान करना सीखें। खुद का सम्मान करने का तरीका क्या होता है? माइंड स्क्रिप्टिंग। यही कॉन्सेप्ट था जिसकी हम कल से बात करते आ रहे थे। अब मैं आपको थोड़ी सी पहले स्क्रिप्टिंग की बात करूंगा, फिर मैं पीछे एक बात अधूरी छोड़ करके आया हूं उसको मैं यहां पे लाके कवर करूंगा। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी आपसे मंत्र की, मैंने आपसे बात करी थी यंत्र की, और मैंने आपसे बात करी थी तंत्र की। अब मैं आपको बताऊंगा कि माइंड स्क्रिप्टिंग कैसे आपके लिए मंत्र का काम करता है, कैसे आपके लिए वो यंत्र बन जाता है, और कैसे आपके वो पूरे तंत्र को बदल देता है, अर्थात होल सिस्टम को ही चेंज कर देता है। दुनिया में तो आपको पता है मंत्र में भी बहुत ताकत होती है, यंत्र में भी बहुत ताकत होती है, लेकिन तंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है। इसीलिए आप देखोगे जो लोग तांत्रिक लोग होते हैं वो बड़े खतरनाक से खतरनाक काम करा देते हैं, है ना? किसी के ऊपर कुछ ऐसी चीजें करा देते हैं कि जो बहुत डैमेज कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसके बारे में जब स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि जो तंत्र है, तंत्र सबसे बड़ा विज्ञान है। क्योंकि आप सोच के देखो, आप मंत्र कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति कर रहा होगा अपने आप के लिए, ठीक? यंत्र भी कोई इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ पीपल कर रहा होगा किसी यंत्र को यूज। बट सिस्टम इज अ ऑर्गेनाइजेशन, ये वास्ट होता है, ये बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट करने की ताकत रखता है। तंत्र, पूरा तंत्र, कहते हैं जी पूरा तंत्र ही बिगड़ा पड़ा है, देश का तंत्र बिगड़ा पड़ा है। प्रजातंत्र शब्द इस्तेमाल किया जाता है, प्रजा यंत्र नहीं किया जाता, प्रजा मंत्र नहीं किया जाता, प्रजातंत्र इस्तेमाल किया जाता है ना? पूरा तंत्र है जो सिस्टम। लेकिन इसकी शुरुआत किससे होने वाली है? एक मन से। मेरे मन के विचार, मेरे मन के विचार यंत्र का निर्माण करेंगे, और मेरे मन के विचार ही पूरे तंत्र का निर्माण करेंगे। इसका प्रॉपर सिद्धांत कहां से आया था? अगर आप बहुत गहराई से जाएंगे तो यह आया था हमारी एंशियंट कल्चर से, हमारे ऋषि मुनियों से।
आप देखो, हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, जब जंगलों में जाते थे और तपस्या करते थे, तो तपस्या करने से क्या होता था, उनका एक ऑरा क्रिएट होता जाता था। ऑरा क्या होता है, आपके विचारों और भावनाओं का एक प्रभाव क्षेत्र, दैट इज कॉल्ड ऑरा। आपके विचारों और भावनाओं का एक प्रभाव क्षेत्र, द काइंड ऑफ ऑरा यू कैरी, द काइंड ऑफ पर्सन यू बी, एंड द काइंड ऑफ सिस्टम यू विल क्रिएट। ये समझने की बात है। अब वो क्या करते थे, गहरी बात समझिएगा, जैसे ही वो तपस्या करना स्टार्ट करते थे, धीरे धीरे उनकी तपस्या का प्रभाव बढ़ता चला जाता था। दूर दूर तक उनकी वाइब्रेशन फैलती चली जाती थी। लोग उनके दर्शन करने आते थे, वो किसी से बोलते भी नहीं थे। इवन देन शेर भी आता था तो आके चुप बैठ जाता था। सांप आता था, वो उन्हें डसता नहीं था, जबकि उनकी हड्डी मांस की बॉडी थी। कोई बिच्छू आता था, टिंडन आता था, बट उस ऋषि को कुछ नहीं करता था। इवन देन जैसे पेड़ पर दीमक लग जाती है, ऐसे उनके ऊपर भी दीमक लग जाती थी, लेकिन वो दीमक उनकी बॉडी को नहीं खा पाती थी, जबकि वो पेड़ के पेड़ खोखला कर देती थी। और वो बैठे रहते थे। ये क्या था, दैट इज कॉल्ड ऑरा। मतलब मन में इतनी शक्तियां हैं, आपके आपकी बुद्धि में इतनी शक्तियां हैं। एक इंसान रिप्रेजेंट करता है कि कितनी शक्तियां हैं, क्योंकि उसने अपनी शक्तियों को जगाया किसी प्रोसेस के द्वारा, जैसे वो मेडिटेशन, मंत्र, पूजा, जप, तप कुछ कह रहा है उसके द्वारा। तो संकेत। लेकिन दुनिया में आपने पाया भी होगा और आपने देखा भी होगा, जितने भी लोगों ने अपनी शक्तियों को जागृत किया है, बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा हूं मैं भी आपको, जितने भी लोगों ने अपने जीवन की शक्तियों को जागृत किया है, वो जागृत हुई है साइलेंस में। इसलिए कहा गया है साइलेंस की शक्ति साइंस की शक्ति से ऊपर है। इवन देन साइंस की इन्वेंशन साइलेंस में की जाती है। अगर साइंटिस्ट शांत नहीं रहेंगे तो जिंदगी में कभी एक भी खोज नहीं कर पाएंगे। तो शांति ही आपकी सब शक्तियों की जन्मदाता है, साइलेंस। और साइलेंस परमात्मा का गुण है, शांति परमात्मा का गुण है ना, आत्मा का गुण है, जो आप और एक और चीज हम समझिएगा, शांति का अर्थ एनवायरमेंटल पीस नहीं है। दो शब्द लिख लीजिए अपने पास, इंग्लिश में लिखिएगा, साइलेंस एंड पीस। मैं हमेशा इस बात को सबको बताता हूं कि साइलेंस में 7 अल्फाबेट आते हैं, 7 अल्फाबेट्स साइलेंस में, और पीस में 5 अल्फाबेट हैं। इसलिए पीस एनवायरमेंटल हो सकती है, प्राकृतिक हो सकती है, प्रकृति 5 तत्वों की बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड पीस। कहीं आप गए, सब लोग चुप हैं, कमरा बड़ा शांत है, वातावरण शांत है, मंदिर बड़ा शांत है, जंगल बड़ा शांत है, पानी बड़ा शांत है, वो शांत पीस है, 5 तत्वों का बना है। लेकिन अंदर में इनर साइलेंस, जिसे डेड साइलेंस बोलते हैं, जिसे लविंग साइलेंस बोलते हैं, जिसे प्योर साइलेंस बोलते हैं, साइलेंस अंदर में होता है, वो विचारों का होता है, वो मनोविज्ञान का पार्ट है साइलेंस। तो जब आपके अंदर में साइलेंस, जिसे इमोशनल साइलेंस कहते हैं, जब आप अपने अंदर इमोशनल साइलेंस क्रिएट करते हो, वहां पर ही आपके अंदर ज्ञान उदय होता है। जैसे गहराई समझिएगा, बहता हुआ पानी, उसके अंदर हीरे मोती हैं, लेकिन गंद भी बह करके आ रही है, आपको दिखाई नहीं देगी। थोड़ी देर पानी को शांत छोड़ दो, गंद बैठ जाएगी, आपको उस पानी के अंदर पड़े पत्थर और हीरे मोती अलग अलग दिख जाएंगे। सेम हमारे माइंड की हालत होती है। जब हम साइलेंस में जाते हैं, तो हमें जो समाधान नहीं मिल रहे होते हैं प्रॉब्लम्स के, वो समाधान भी मिल जाते हैं। आप में से हर एक को अनुभव होगा, आप जब जीवन में कहीं उलझ गए थे, बहुत टेंशन हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, आपने पाया होगा, आप सोने गए थे, आप नींद कर रहे थे, आप नहा रहे थे, आप बाथरूम में चुपचाप बैठे थे, ऐसे समय पे, या आप प्रकृति में कहीं घूमने गए थे, आप छत पे घूम रहे थे, अचानक आपको सॉल्यूशन आ गया, अरे हाँ ऐसे करके हो जाएगा। वो जो अचानक सॉल्यूशन टपका था, वो कहाँ से टपका था, वो आप ही के अंदर था। लेकिन वो आपके विचारों की जो गंध उड़ी हुई थी, उसकी वजह से आप उसे देख नहीं पा रहे थे। आपने जैसे रिलैक्स छोड़ा, उस काम से मन को हटाया, तो अपने आप ही सॉल्यूशन आपके सामने आ गया। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है हर सवाल का जवाब है। सवाल बड़े नहीं हैं, जवाब हर सवाल के हैं, लेकिन वो जवाब लाने के लिए आई नीड टू क्रिएट अ साइलेंस। अब साइलेंस दो प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हो। आप प्रकृति में चले जाओ, आप सो जाओ, आप नहा लो, चुप हो जाओ, ध्यान वहां से हटा लो, किसी मंत्र पे ध्यान क्रिएट कर लो। या फिर आप, एक सबसे शानदार मेथड जो मैंने अपनी जिंदगी में पाया, जिसका मैं पिछले 32 सालों से अभ्यास कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड द कॉन्शियस साइलेंस। कॉन्शियस साइलेंस, एंड कॉन्शियस साइलेंस को कराने की प्रक्रिया होती है राजयोगा मेडिटेशन। राजयोगा का मतलब ही है एक ऐसा योग जो आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, जो आपको अपने सेंस ऑर्गन्स को ऑर्गेनाइज्ड करना सिखाता है,
और उस समय पे जो मेडिटेशन किया जाता है वो आपको हील करता है और वो आपके अंदर छिपी हुई शक्तियों को जगाना शुरू कर देता है। सो कॉन्शियस साइलेंस की वजह से मेरे अंदर के ये चारों इंटेलिजेंस मैनेज होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए भगवान आकर दो हमें मंत्र देते हैं, मन मना भव मध्याजी भव। माना तुम उसको भी याद करो जिस तरीके से तुम काम करोगे, अर्थात ज्ञान। ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, आई एम अ सोल। मैं किसका हूं? चार प्रश्नों का ही ज्ञान है पूरी दुनिया। मैं कौन हूं, ये आप लिख लो। मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं, और मेरे कर्तव्य क्या हैं। चाहे वो आपका ये दुनियावी जीवन हो, प्रोफेशनल जीवन हो, स्पिरिचुअल जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, चार प्रश्नों में ही आपका जीवन आएगा। मैं कौन हूं, पहली बात। हुआ एम आई, जैसे डॉक्टर कहे मैं कौन हूं, मैं डॉक्टर हूं। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं फलानी जगह से पढ़ा हूँ, इस जगह पर रहता हूँ, ये वाली मेरी चीज है। ठीक है। मैं किसका हूँ, कहाँ से, मतलब मेरी सारी सारी अपब्रिंगिंग हुई है, करेक्टर को याद आएगा उसका। मैं किसका बच्चा हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ, दे आर वेरी मच हेल्पफुल। अपने आप को वो याद कर पाएगा पूरे जान के। और फिर मेरे कर्तव्य क्या है। जो चार बात याद करेगा वही बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। जिसे ये चार बात भूल गई वो ना प्रोफेशन परफॉर्म कर पाएगा ना रिश्ता परफॉर्म कर पाएगा। और यही परमात्मा के विषय में है। मैं कौन हूँ, आई एम अ सोल। मैं किसका हूँ, मैं भगवान का हूँ। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं परम धाम है ना, जो पूरे ब्रह्मांड का आधार है, मैं वहां से आया हूँ। और मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मैं संसार में सातों गुणों को फैलाकर इस संसार को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए आया हूँ। द काइंड ऑफ थॉट यू कैरी, जब आप सारे विश्व के लिए ये कामना करोगे तो ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी प्रकृति आपको देने में लग जाएगी। ऋषि मुनियों ने साबित किया कि जब विचारों से एक ऐसा ऑरा बनाया जा सकता है जिस ऑरा में आकर किसी की हिंसक वृत्तियां शांत हो सकती हैं, एक बिगड़ा हुआ इंसान भी चुप हो सकता है। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने दिखाया, डाकू अंगुली मार, वहां का सम्राट भी परेशान था, प्रसन्नजीत, वो कहता था भैया उससे बहुत डर लगता, उससे लड़ने तक नहीं जाता था। वो मारता था और उसकी उंगली काट के गले में पहन लेता था। हजारों लोगों को मार चुका था। और जब बुद्ध उसके सामने गए, है ना, और उसने कहा रुक जाओ, तुम संत दिख रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और मैं किसी को बकसता नहीं हूं। उसने कहा मैं तो रुका ही हुआ हूं, तू कब रुकेगा। मैं तो रुका ही हुआ हूं पर तू कब रुकेगा। इतनी सी बात अंगुली मार के दिल को लग गई। फिर उसने कहा चल एक काम कर, तू मुझे मारना चाहता है, इस पेड़ की चार पत्तियां तोड़। उसने तोड़ दिया। बोले अब ये तो तोड़ तो तूने दिया, ये तो कोई बच्चा भी कर देगा, मैं किसी छोटे बच्चे को बोलूंगा। अब तू वापस इसे लगा के दिखा, इसी पेड़ में इन चारों पत्तियों को जोड़ के दिखा। उसने कहा जुड़ तो सकता नहीं। तो बोले इसमें तेरी क्या ताकत है, तू कैसे कहता है तू बहुत ताकतवर है कि जो किसी का कुछ कर सकता है। बोले ताकत मारने में नहीं है, ताकत तो जीवन देने में है। और वहां से डाकू अंगुली मार बौद्ध का भिक्षु बना, सबसे श्रेष्ठ भिक्षु बना। कहने का अर्थ क्या है, बुरे से बुरा इंसान भी जिसने इतनी हत्याएं की हो, वो भी एक क्या बन सकता है, संत बन सकता है, महान बन सकता है। सम्राट अशोक कलिंगा में लाखों लोगों को मारने के बाद बौद्ध भिक्षु बन करके क्या हुआ। कहने का अर्थ ये है, ये सारी जो प्रक्रियाएं मैं आपके सामने रख रहा हूं एग्जांपल्स, आप अपने को क्रिटिसाइज करना बंद कर दें। माइंड स्क्रिप्टिंग का पहला सिद्धांत है नेवर क्रिटिसाइज द सेल्फ, नेवर कंप्लेन। कभी क्रिटिसाइज मत करो, कभी कंप्लेन मत करो। केवल अपनी सारी बुराइयां लिख लो। पता होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हमारे शरीर में कोई रोग होता है और डॉक्टर हमको बोलता है आप जाओ और जाकर के अपने टेस्ट कराओ। हम जाते हैं, हम टेस्ट कराते हैं। जब टेस्ट करा के आते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर भी रिपोर्ट को एक बार देखता है। अब वो रिपोर्ट ही नहीं दिखता रहता है, तुरंत स्विच कर जाता है सॉल्यूशन पे, ये मेडिसिन लो ठीक हो जाओगे, रिपोर्ट छोड़ दो। बार बार वो आपको आपका एक्सरे नहीं दिखाता, बार बार वो आपकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिखाता। हम क्या गलती करते हैं, बार बार बीमारियों का ही चिंतन करते रहते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। पता चल गया ना मैं ऐसा हूं। अब इसके लिए काम क्या करना है, दैट इज कॉल्ड माइंड स्क्रिप्टिंग। तो अब इसमें क्या करना होता है फिर, जो कुछ आपके अंदर है, मैंने जो पहली बात बताई, तो अब आप मेक अ सिस्टम, मंत्र की तरह, यंत्र की तरह, है ना, दूसरा लक्ष्य हमारे सामने आ गया। तो अब क्या करो, तुरंत अपना एक सिस्टम बनाओ। एक डायरी बना लो जिसका नाम आप गोल्डन डायरी रखो, है ना। मैंने अपने ये मैं 15-16 सालों से ये कर रहा हूँ। और उसमें क्या लिखो, जैसा जीवन आप चाहते हो एग्जैक्टली और मैं इस जीवन को आपको प्रेरणा दूंगा। आप 16 बातों के साथ अपने जीवन को डिजाइन करना। क्योंकि ये 16 बातें अगर आपने डिजाइन कर ली जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ माइंड स्क्रिप्टिंग में, ये 16 चीजें
और 4 प्रकार का इंटेलिजेंस अगर आपने डिजाइन कर लिया, आप देखना आपके अंदर कैसे एक बहुत गहरी शांति, एक बहुत गहरा विश्वास और एक बहुत गहरा परिवर्तन जन्म लेगा। 16 बातें जो मैं हमेशा कहता हूं, तन मन धन, इन्हें हम 16 खजाने कहते हैं। तन मन धन, तन माना बॉडी, मन माना माइंड, और धन माना मनी, जो स्थूल मनी भी है, तन मन धन। उसके बाद में दूसरा, दृष्टि, वृत्ति, कृति। दृष्टि का मतलब आपके पास में विजन क्या है आपका, फ्यूचर को लेकर के देखते कैसे हैं आप, किस एटीट्यूड। वृत्ति आपका एटीट्यूड, तो दोनों कन्वर्ट है। आप अपनी दृष्टि के, दृष्टिकोण अलग चीज होगी ना, दृष्टि अलग चीज हो गया, तब वो दृष्टिकोण, एटीट्यूड दृष्टिकोण, दृष्टि दृष्टिकोण, सिंपल। और फिर कृति, कृति मतलब हमारे पास में एक्शन, जो हम कर्म करने वाले हैं। उसके बाद में मनसा, मनसा मतलब इंटेंशन, मनसा मतलब मन नहीं है, मनसा मतलब इंटेंशन, किस इंटेंशन से आप कर्म कर रहे हो। एक्शन से ज्यादा इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, किस इंटेंशन से आप काम कर रहे हो, मनसा। वाचा, द काइंड ऑफ वर्ड यू यूज, आपकी लैंग्वेज कैसी है, अंदर की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, दोनों। वाचा में एक ही लैंग्वेज की बात नहीं आती है, क्योंकि आपकी बॉडी भी बात करती है, कम्युनिकेशन का मीडिया है। 7% ही केवल आपका वर्बल कम्युनिकेशन काम आता है, 93% आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करती है आपकी, आपकी शरीर भाषा काम आती है। ठीक, वाचा। तीसरा है कर्मणा, है ना, कर्मणा, यानी कि कर्मणा बेसिकली कर्म नहीं है खाली। कर्मणा का मतलब होता है आपकी नेचुरल हैबिट, नेचुरल स्किल, दैट इज कॉल्ड कर्मणा। मतलब अब मुझे कुछ करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो दैट इज कॉल्ड कर्मणा। में बड़ा कर्मठ व्यक्ति है। कर्मणा शब्द तब बनता है जब कर्म बार बार करता है, कृतियां इकट्ठी होती हैं तो कर्मणा में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं वो आपकी, है ना। तो मनसा वाचा कर्मणा। फिर समय, श्वास, संकल्प, मैं अपना टाइम कहाँ ले जा रहा हूं, क्योंकि लाइफ इज इक्वल टू टाइम, समय सफल जीवन सफल, समय बर्बाद जीवन बर्बाद। तो मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, वे आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम। लिख लो इस बात को, कल मैं आपको टाइम मैनेजमेंट का सिद्धांत बताने वाला था। टाइम हमारा, कभी आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते हो, आप एक्टिविटी मैनेज कर सकते हो, यू कैन मैनेज योर एक्टिविटी। एक्टिविटी भी मैनेज कब कर पाओगे आप, एक्टिविटी नीड योर अटेंशन, लिख लो इस बात को, अटेंशन। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो आपको समय का प्रबंधन सिखा रहे हैं वो एक झूठा मोटिवेशन है मेरी नजर में, है ना, वो होगा ही नहीं। क्योंकि देखो अभी आप यहाँ क्लास में बैठे हो, लेकिन आप क्लास में बैठे बैठे आपका माइंड आपके बच्चों में, आपके ऑफिस में कहीं भी चला गया, तो आप क्लास में भी आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, आपका टाइम यहाँ नहीं है, आपका टाइम वहीं है जहाँ आपके थॉट है। क्योंकि आपका समय वहीं जाता है जहां आपके विचार जाते हैं, जहां आपका अटेंशन जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट मतलब अटेंशन मैनेजमेंट, फोकस मैनेजमेंट। कहाँ मेरा ध्यान है, कहाँ मेरा ध्यान है, मेरे ध्यान की ऊर्जा कहाँ पर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ रही है पूरी बात। सो अटेंशन मैनेजमेंट इज द ट्रू टाइम मैनेजमेंट, अटेंशन मैनेजमेंट इज द ट्रू टाइम मैनेजमेंट। एक्टिविटी मैनेजमेंट भी नहीं, अटेंशन मैनेजमेंट। जिस दिन मैंने अपना अटेंशन मैनेज कर लिया, उसी दिन मेरी सारी एक्टिविटी ऑटो पायलट मोड पर मैनेज हो जाएंगी, है ना। नाउ अब सवाल ये आता है कि वो अटेंशन कैसे मैनेज होगा। सो अटेंशन को मैनेज करने के लिए ही स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेरा अटेंशन डाइवर्ट कौन करते हैं, मेरे थॉट एंड इमोशंस। नाउ अब आपको सोचना पड़ेगा, मेरे थॉट और इमोशंस ऑटो पायलट मोड पर हैं या मैं उन्हें क्रिएट करता हूं। हम कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि क्रिएट की, तो ब्रह्मा को इसका मतलब सृष्टि क्रिएट करने के संकल्प क्रिएट करना आता था। अब आपको पूछना अपने आप से क्या है, बहुत सुंदर बात ध्यान दीजिएगा। मैं, मेरे माइंड में संकल्प आते हैं या मैं मेरे माइंड में संकल्प क्रिएट करता हूं। एक लाइन लिखो, मन में विचार आते हैं या मन से विचार आते हैं। कोई बोलता है मन से, फ्रॉम द माइंड नहीं है, इन द माइंड है। मेरे मन से विचार आते हैं, मन से विचार नहीं आते, मन में विचार आते हैं। और मन में विचार कहाँ से आते हैं, आप स्क्रिप्ट लिखने से पहले आपको समझना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, मैं आंखों से क्या देखता हूं, मैं कानों से क्या सुनता हूं, मैं कैसा लिटरेचर पढ़ता हूं, और ऑनलाइन ऑफलाइन मेरी संगत कैसी है। ये 4 सिद्धांत अगर आपने नहीं बदले, तो आपका थॉट मैनेजमेंट नहीं हो सकता, आपकी स्क्रिप्ट राइट डायरेक्शन में जा ही नहीं सकती।
क्योंकि इंफॉर्मेशन पर ही बेस्ड होते हैं थॉट। द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैरी, द काइंड ऑफ थॉट एंड इमोशंस यू क्रिएट। हाँ या ना? अभी आप जो सुन रहे हो इतनी देर से, तो आपको सारे थॉट किसके बारे में आ रहे होंगे? इसी टॉपिक से संबंधित चल रहे होंगे, इन्हीं बातों के बारे में, बाहर के बारे में नहीं। लेकिन जैसे आप मूवी देखोगे, मूवी के थॉट आएंगे, मम्मी को देखोगे, मम्मी के थॉट आएंगे, पापा को देखोगे, पापा के थॉट आएंगे, जिसको सुनोगे उसके थॉट आएंगे। मतलब क्या हुआ? जैसी इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी वैसे ही थॉट को जन्म देना शुरू होगी, और उसी से संबंधित स्क्रिप्ट एक्टिवेट हो जाएगी। जिसका थॉट अंदर जाएगा वही स्क्रिप्ट एक्टिवेट हो जाएगी। हम कहीं बाहर से स्क्रिप्ट नहीं ला रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी स्क्रिप्ट हमारे अंदर है। डाकू अंगुली मार के अंदर ही भिक्षु छिपा बैठा था, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट भिक्षु वाली एक्टिवेट नहीं हो रही थी, जो महात्मा बुद्ध के आने से एक्टिवेट हुई। डाकू रत्नागर के अंदर वाल्मीकि छिपा बैठा था, लेकिन वो बिना उन साधुओं के आए पकड़े बिना एनालाइज होकर रियलाइज तक पहुंचने वाली नहीं थी, ताकि वो उसको एक्टिवेट कर सकें। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ईश्वर, जो कहते हैं ना, पाप भी हमारे अंदर है, पुण्य भी हमारे अंदर है, अच्छा इंसान भी हमारे अंदर है, बुरा इंसान भी हमारे अंदर है। उसको जगाने का बस हमें तरीका पता होना चाहिए। उसको जगाने के तरीके का नाम ही है माइंड स्क्रिप्टिंग। बेसिकली ये कहा गया है, ये संसार एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर हम सारे एक्टर पार्ट बजा रहे हैं। आप सबने मूवी देखी होंगी, आपने नाटक देखे होंगे। क्या कोई भी नाटक बिना स्क्रिप्ट के जिंदगी शुरू करता है? कोई प्ले करना शुरू करता है? करता है? नहीं। पहले राइटर स्क्रिप्ट देता है, वो स्क्रिप्ट का अध्ययन करता है, फिर वो करता है। बट हम यहाँ तो रोज सुबह उठ जाते हैं, जीना शुरू कर देते हैं, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं हमारे पास। क्योंकि हम ऑटो पायलट स्क्रिप्ट से चल रहे हैं। और ऑटो पायलट स्क्रिप्ट हमारी 63 जन्मों की कहीं ना कहीं, या एनवायरनमेंट के द्वारा नेगेटिव प्रोग्राम्ड है, तो वो हमसे वही कराती रहती है। अब एक्चुअली क्योंकि मैं बोर्ड यहाँ पे शेयर नहीं कर पा रहा, वरना मैं कुछ आपको बोर्ड में बना करके बताने वाला था। एक और भी चीज अब मैं आपको बताना चाहूंगा। जो सोल है, सोल की 3 पावर्स के द्वारा सोल काम करती है आपके अंदर, जो स्क्रिप्ट पे काम करेगी। माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार। मन, बुद्धि, संस्कार, ये 3 आपकी चीजें होती हैं। पता है प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हुई? क्यों आपकी स्क्रिप्ट बिगड़ी? हुआ ये कि मन की आदत होती है क्षण, मूवमेंट में काम करना, लेकिन बुद्धि सोच विचार के काम करती है। लेकिन हुआ क्या? हमारी आदत क्या पड़ गई? मन में कोई बात आई, हमने कर ली। मन में आया बात कर लो, कर लिया। मन में आया सो जाओ, सो गए। मन में आया चले जाओ, चले गए। मन में आया खा लो, खा लिया। इससे क्या हुआ? मन और संस्कार एक तरफ आ गए। अब 2 जने एक तरफ आ गए, बुद्धि अकेली पड़ गई। हमने बुद्धि से चेक कराने की कभी कोशिश करी ही नहीं। मन में आया, कर लिया। हम तो वही करते हैं जो हमारे मन में आता है। इसीलिए आपकी पूरी स्क्रिप्ट बिगड़ गई। क्योंकि मन में क्षणिक है, मन में पल पल में बदलता है वो। उसके पास कुछ ठहराव है ही नहीं। जब ठहराव नहीं है तो जिंदगी में भी ठहराव नहीं आया, और जिंदगी में भटकाव आया। क्योंकि मन में कैसे भी विचार क्रिएट हो सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तभी बुद्धि को तराजू दिखाया जाता है। हमारे यहाँ जब आप राजू का मेडिटेशन करोगे, उसमें तराजू के रूप में बुद्धि को दिखाया जाता है। संतुलन की हमें आवश्यकता होती है। अब जीवन का नियम भी ये कहता है कि ये जीवन एक यात्रा है। स्टॉप, थिंक एंड एक्ट। पहले रुकिए। कोई भी बात जीवन में आ रही है, रुकिए, उस पर विचार कीजिए, बुद्धि से पूछिए कहाँ से आई है, क्यों आई है, क्या मकसद लेके आई है, कहाँ लेकर के जाएगी। उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे विचार कीजिए त्रिकालदर्शी बन के, और फिर उसको एक्ट में लाइए। यदि आप अपने मन में उत्पन्न होने वाले विचार को एक्शन में लाने से पहले केवल बुद्धि से हर बार निर्णय लेना शुरू करें, तो बुद्धि का यूज होना शुरू हो जाएगा। और जब बुद्धि का यूज होना शुरू हो जाएगा, तो बुद्धि वो अंग होगी कि जैसे यूज होने पर दोनों हाथों में से जिसका यूज करते हैं वो ताकतवर होता है। ऐसे ही जब हर कर्म में आप बुद्धि को यूज करना स्टार्ट कर देंगे, बिना बुद्धि से पूछे कर्म में आएंगे ही नहीं, तो आपकी बुद्धि ताकतवर बन जाएगी। और बुद्धि मन का माता पिता है। और हमारे राज्यों का मेडिटेशन में सबसे पहले आपको बुद्धि योग ही सिखाया जाएगा। जब बुद्धि योग आपका लगना स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात बुद्धि शक्तिशाली बनेगी, तब आप मन मनाभव मंत्र तक पहुंचेंगे। और तब आप अपनी प्राप्तियों मध्याजी भाव तक पहुंचेंगे। जो चाहते हैं जीवन में वही मिल जाएगा, अर्थात लक्ष्य तक पहुंचेंगे। जिसे परमात्मा कहते हैं, नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बन जाए। तो फिर लिखना कैसे है? लिखना वही है जो मैंने आपको, हाँ, समय मैंने आपको बताया। फिर श्वास की मैंने बात करूंगा अभी। श्वास है ना, किस प्रकार से हर श्वास, श्वास भगवान को याद करना। और तीसरी और सबसे बड़ी बात होती है संकल्प।
संकल्पों से बड़ा कोई खजाना नहीं है। मैं कहता हूं पैसे वेस्ट होते हो जाएं, और साधन वेस्ट होते हो जाएं, अपने संकल्प वेस्ट मत कीजिए कभी भी। हम क्या करते हैं, कोई चीज टूट गई, मुंह से गंदे बोल बोलेंगे, मन में संकल्प चलाएंगे। एक अजीब स्थिति है। मेरे प्यारे भाई बहनों, चीजें दोबारा आ जाएंगी, लेकिन जो संकल्प आपके वेस्ट हो गए वो अंदर में प्रेशर क्रिएट करके आपका चरित्र खराब कर सकते हैं, आपकी भावनाएं खराब कर सकते हैं। और भगवान भाव का भूखा है, और आपने भाव चीज की वजह से खराब कर लिया, अब भगवान क्या खाएगा? भगवान आपकी भावना का भूखा है, और आपने भगवान की भावना को दूषित कर दिया, वो खाएगा ही नहीं। आपको समझना ये चाहिए, वस्तुएं दोबारा खरीदी जा सकती हैं, पर जो भावनाएं दूषित हो गई वो दोबारा नहीं बन सकती हैं। ये समझने की जरूरत है। संकल्पों को बचाने की जरूरत है, समय को बचाने की जरूरत है। वे सबसे बड़े खजाने हैं जो बाकी सारे खजाने क्रिएट कर सकते हैं। समय स्वास्थ्य, फिर है संबंध संपर्क, अर्थात हम किनके संबंध संपर्क में आ रहे हैं, रिलेशंस किनके साथ हैं हमारे, कनेक्शंस किनके साथ हैं हमारे। चेक योर रिलेशंस एंड कनेक्शंस। द काइंड ऑफ रिलेशन कनेक्शंस यू हैव, द काइंड ऑफ पर्सन यू बी। आपके रिश्ते जैसे होंगे, आपकी संगत जैसी संगत वैसी रंगत, तो आपका संबंध संपर्क जैसा होगा। आप अपने 5 मित्रों के नाम मुझे बता दीजिए जो क्लोज में हो, आपका पूरा चरित्र का दर्शन मैं आपको करा दूंगा कि आप कैसे इंसान हैं, आपकी इनकम कैसी है, आपके रिश्ते कैसे हैं, आप किस काइंड की जगह में रहते हैं। आई कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग। अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो उन 5 दोस्तों को बदल दीजिए जिनके साथ आप रह रहे हैं। अगर आपको वो जीवन पसंद नहीं है तो, अगर पसंद है तो उनका संगत बना के रखिए। हमेशा जिनकी संगत पसंद है ऐसे ही दोस्त बनाइए, आध्यात्मिक बनना है तो। इसके बाद में फाइनली, सर्वगुण सर्व शक्तियां हम सभी के अंदर है ना। 7 गुण होते हैं, आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है, और आत्मा 8 शक्तियों से बनी हुई है। जब आप राजयोगा मेडिटेशन करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो यहाँ जान जाएंगे, जो कर चुके हैं, जो पुराने हैं, उनको पता ही है 7 गुण और 8 शक्तियां कौन से होते हैं। तो मैंने रोजाना इन सारी चीजों को लेकर अपने सारे अंदर सिस्टम्स क्रिएट किए। जैसे मैं रोजाना लिखता था, मैं एक एग्जांपल सुना रहा हूँ बस, क्योंकि समय हो चुका है। तो बस मैं अब लास्ट में एक स्क्रिप्टिंग आपको सुना रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या करता हूँ। मैं रोजाना ऐसे करके लिखता हूँ, थैंक, मैं परमात्मा को बाबा कहता हूँ, नयों के लिए बता रहा हूँ, पुराने तो जानते ही हैं। मैं ऐसे लिखता हूँ क्योंकि बाबा मतलब एक प्यारा रिश्ता, दादा का रिश्ता पोते के साथ सबसे अच्छा होता है ना। तो वो मीठा रिश्ता है। तो मैं तो अपने पिता के लिए, दादा के लिए ही लिखता हूँ, थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को संसार की रैशनली, इमोशनली, इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली सबसे बैलेंस्ड और इंटेलिजेंट सोल बनाया है। थैंक यू प्यारे पिता, क्योंकि आप पारसनाथ हो। आप स्वयं मेरी बुद्धि में बैठ गए। आपने मुझे दिव्य बुद्धि, पारस बुद्धि बनाया है। दिव्य बुद्धि से मेरा जीवन डिवाइन बन रहा है, और पारस बुद्धि से मैं जिसकी भी संगत में आती हूँ उसी का जीवन डिवाइन हो जाता है, उसी का जीवन पारस हो जाता है। हे मेरे प्यारे पिता, क्योंकि आप मेरे हृदय में बिल्कुल ऐसे बैठे हो जैसे हनुमान के हृदय में राम, जैसे हनुमान के रोम रोम में राम, ऐसे ही आपका संपूर्ण ज्ञान मेरे रोम रोम में समाहित है। आपकी सर्वगुण सर्व शक्तियां मेरे रोम रोम में समाहित हैं। जो भी आत्मा मनसा वाचा कर्मणा मेरे संपर्क में आती है, उसे मुझसे परमात्मा संदेश मिल जाता है। मेरे प्यारे पिता, आपने मुझ आत्मा को इतना समझदार और शक्तिशाली और शांत और स्थिरचित बनाया है कि मैं जीवन में हर रिश्ते को वो दे पाने में सक्षम हूं जो उनकी मर्यादित आवश्यकताएं हैं। मैं सब कुछ देने की बात नहीं लिखता हूं, जो उनकी मर्यादित आवश्यकताएं हैं। अगर किसी की मर्यादित आवश्यकताएं हैं तो मैं कामधेनु हूं, मैं सच्ची सच्ची कामधेनु हूं, जो सबकी उन कामनाओं को पूर्ण करती है। क्योंकि कामधेनु ऋषियों की गाय थी, तो मर्यादित गाय दिखाई है। मैं आपकी मर्यादित गाय हूं। मेरे संपर्क में आकर हर एक इंसान मर्यादित रहना सीख जाता है। हे ईश्वर, आपने मेरे ब्रेन को ज्ञान से, मन को शांति से, बुद्धि को शक्ति से, मेरे संस्कारों को शुद्धता और पवित्रता से भरकर, मेरे हृदय को प्रेम, क्षमा और रहम से भरकर, मेरी सारे सेंस ऑर्गन कर्मेंद्रियों को मर्यादित, अनुशासित और स्वस्थ और निरोगी बनाकर मेरे जीवन को आनंद से भर दिया है। मैं आपका चलता फिरता गीता ज्ञान का फरिश्ता हूं। मैं आपका म्यूजियम हूं। ये संसार जब भी मुझे देखता है, मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरी आंखों से, मेरे कानों से, मेरी बातों से, मेरे संसार से, मेरे संस्कार से, हर किसी को एक ही वाइब्रेशन मिलती है, ये भगवान का फरिश्ता है। तुझे देखते हैं तो तुझ में रब दिखता है, जो मुझे देखता है उसे मुझ में रब दिखता है। हे प्यारे पिता, आपने मुझे
इस संसार में सभी आत्माओं को प्रेम देने के लिए, एक जीवन अच्छा देने के लिए, एक शानदार जीवन देने के लिए पैदा किया है। हे ईश्वर, आपने मुझे जीतने के लिए पैदा किया है, क्योंकि आप मेरे साथ हो। आप मेरे सच्चे साथी, मेरे सारथी बनकर मेरे ही अंदर आकर ऐसे विराजमान हो गए हो, जैसे दिखाया है कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण विराजमान है और पूरा महाभारत जीत लिया। ऐसे ही आपने मुझे जीवन रूपी महाभारत, मेरे कर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र को जीतने के लिए मेरा सच्चा साथी और सारथी बनकर मुझे इस विश्व में सदा के लिए विजयी बना दिया है। मेरे प्यारे पिता, आपकी वरदानी छत्र छाया में, आपके पवित्र मार्गदर्शन में मैं अपने मन बुद्धि का सदुपयोग करके इस संसार में सबसे सफल व्यक्तित्व बनकर सारे संसार में सच्ची सेवा करने वाली कर्मयोगी आत्मा बन गई हूं। प्यारे पिता, आपने मुझे, ध्यान सुनिएगा प्यारे पिता, मैं आपका श्री गणेश हूं, जिसका संसार भी आप हो, संस्कार भी आप हो। क्योंकि गणेश ने ही अपने पिता का चक्र लाके कहा, संसार भी तुम हो, संस्कार भी तुम हो। मेरे तो संसार भी आप हो, संस्कार भी आप हो। और इसीलिए आपने मुझे अपना संपूर्ण ज्ञान देकर मुझे समाधान स्वरूप, विशाल बुद्धि, विद्यापति, निर्विघ्न विजयी, विघ्न विनाशक बनाया है। जिसके कारण जो भी मेरे संपर्क में आता है, मैं उनके जीवन में आने वाले रैशनली, इमोशनली, इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने में सक्षम बन गई हूं। थैंक यू प्यारे पिता, मुझे एक ऐसा व्यक्तित्व बनाने के लिए, मुझे अपना एक सबसे अच्छा गॉडली इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, कि मैं इस संसार में आपका सच्चा सच्चा यज्ञ रक्षक, यज्ञ सेवक, यज्ञ का गर्व बनकर जीवन जी रहा हूं। प्यारे पिता, ऐसा करने मात्र से, हर हृदय को सुख देने के मात्र से, अपने सारे आत्मा भाइयों को आत्मिक स्थिति में देखकर सतो प्रधान संस्कार डेवलप करने की प्रेरणा से भरने के कारण मेरा जीवन सबकी दुआओं और आपके वरदानों से सदा सदा के लिए संसार के लिए प्रेरणा बन गया। और आपके द्वारा दिए गीता ज्ञान के अंदर जैसा आपने कहा था, संसार में सबसे शुद्ध कर्म है किसी की प्रेरणा बढ़ाना। आपने मेरी हर श्वास को, मेरे समय को, मेरे संकल्पों को, मेरे तन को, मेरे मन को, मेरे धन को, मेरे जीवन को, मेरी दृष्टि को, मेरी वृत्ति को, मेरी कृति को, मेरे हर संस्कार को, मेरे हर स्वभाव को संसार की सेवा में लगाकर, सबकी प्रेरणाओं में लगाकर धन्य धन्य बना दिया। हाउ डू यू फील नाउ? अगर आप ऐसा रोज लिखो, आपको पता है, बिजली बन जाएगी आपके ब्रेन में, बिजली बन जाएगी। अब कोई कोई बोलेगा, इतना तो हमें याद नहीं रहेगा, जितना याद, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मेरी स्क्रिप्ट है। आप अपनी लिखो, आपके काम वो स्क्रिप्ट आएगी जो आपके भाव से पैदा होगी। मेरे भाव से पैदा हुई स्क्रिप्ट आपके काम नहीं आएगी। आपको देखना है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपको उसका अपोजिट लिखना है। आपको देखना है आपका लक्ष्य क्या है, आपको उसका अपोजिट लिखना है। और ऐसे लिखना है जैसे आप वो हो गए हो, जैसा बनना चाहते हो बस वैसा पूरे विश्वास से लिख दो जैसे आप बन गए हो। मैं ऐसे नहीं बोलता मैं बन जाऊंगा, मैं बन रहा हूं, नहीं, मैं बन गया हूं। थैंक यू, यू मेड मी। अब आप किसी इंसान को जिसने काम ना किया हो, थैंक यू थैंक यू बोल दो, थैंक यू आपने मेरा काम कर दिया। वो बेचारा खुद ही शर्म से सोचेगा, अरे कर ही देता हूँ, इतनी बार थैंक यू बोल दिया है। तो मैं भगवान को इतनी बार थैंक यू बोल देता हूँ बिना करे भी, वो सोचता है इसका तो कर ही दे काम, है ना, इतना थैंक यू हो गया है अब। और ये सारे काम अपने लिए मांग भी नहीं रहा है, सब कुछ कह रहा है कि मेरे सारे बच्चों का भला करने के लिए मांग रहा है, अब इसको तो दे के खत्म कर, ये इंस्ट्रूमेंट तो सही काम का है। तो फिर वो दे देता है, फिर बुद्धि में ज्ञान भी दे देता है, शक्ति भी दे देता है, समझ भी दे देता है, अथकपन भी दे देता है, अचलता भी दे देता है, अडोलता भी दे देता है, और लाइफ बिकम ब्यूटीफुल। अब स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्यों है? कुछ लोग बोलते हैं मेरा ध्यान परमात्मा में नहीं लगता। अब आप सोचो, अगर मैं आपको बोलूं काव पे ऐसे लिखो, तो पूरे टाइम आपके दिमाग में कौन रहने वाली है? काव। मैं बोलूं माँ पे ऐसे लिखो, पूरे टाइम दिमाग में कौन रहने वाली है? माँ। मैं बोलूं पिता पे ऐसे लिखो, कौन है? पिता। अब मैं बोल रहा हूँ भगवान के प्रति लेटर लिखो, भगवान के प्रति ऐसे लिखो, पूरे टाइम दिमाग में कौन रहेगा? भगवान। तो मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा भगवान, इन दोनों का कनेक्शन बनाना चाहते हो, तो बस उसके साथ गहरा रिश्ता जोड़ लो, तो आपके चारों की चारों बुद्धि डेवलप हो जाएंगी। और आप क्या क्या मिरेकल करोगे संसार में, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। याद रखना, समस्या पहले नहीं बनी है, समाधान पहले बना है। समस्या पहले नहीं बनी है, समाधान पहले बना है।
हर बात का समाधान है, ये जरूरी नहीं कि मेरे पास हो। अगर मेरा हार्ट बीमार हो जाए तो हार्ट का कोई ना कोई डॉक्टर है। मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम है, समाधान है। इसलिए याद रखना, कभी किसी समस्या के लिए जीवन को त्याग देना ये महामूर्खता की पहचान है। ये जीवन बड़ा कीमती है, ये जीवन बड़ा अनमोल है, ये जीवन हीरे जैसा है। ये संसार को बहुत सुख देने के लिए आया है जीवन। ये संसार में महान बनने का जीवन है। ये संसार को महान बनाने का जीवन है। इसको आप किसी भी दिशा में इन्वेस्ट कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। ठीक है। होप सो। मैंने कोशिश तो बहुत की, स्पीड भी बहुत रखी। ओम शांति। मुझे नहीं पता कि मेरे को ये था कि टाइम के अकॉर्डिंग मैं कर पाऊँ। प्रयास तो पूरा किया। होप सो डोल भाई ठीक रहा मेरा, है ना? दीदी भी बता देंगे। तो मैंने कोशिश तो यही की है कि मैं जो कराना चाहता था, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है एक्चुअली, ये बहुत बड़ी वर्कशॉप्स हैं। बट फिर भी कोशिश किया कि आपके पास तक कुछ ना कुछ पहुंचाया जा सके। थैंक यू सो मच भाई जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बस अभी हर एक संकल्प करेंगे कि वो कितना अभ्यास करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात बताई, 9 मास की भी बात बताई है और 21 दिन की भी बात बताई है। तो दिसंबर मास है, आज 7 तारीख हुई है। सॉरी दीदी, सॉरी, एक सेकंड, एक बार बाकी के इंटरप्ट कर। सॉरी दीदी, एक इंटरप्ट कर रहा हूँ बस आपको। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ आप सबसे, जब आप कोर्स करना शुरू करें बहनों से, 9 महीने का टारगेट रखिए, 7 दिन का कोर्स मत कीजिए। 9 मंथ हाँ जाइए उस एग्जैक्टली जगह पर, तो आपका हाँ, जीवन ना बदले तब आप हमसे कहना कि आपके जीवन में बदलाव नहीं आए। 7 दिन में कुछ नहीं होता। बिल्कुल। 7 दिन सिर्फ इंट्रोडक्शन है। 7 दिन तो इंट्रोडक्शन है बिल्कुल, और फिर अनुभव है। तो 9 मास का लक्ष्य रखना है, राइट। और अभी देखो आज 7 तारीख हुई है, तो दिसंबर मास के 24 दिन पड़े हैं, है ना। तो 24 दिन में 21 दिन तो काम जरूर हो सकता है। 1-2 दिन क्रिसमस के निकाल लो तो नए साल का बहुत सुंदर रेजोल्यूशन हो जाएगा। और ये सिंपल सी मेथड है, सिंपल सी थेरापी है, सिंपल सी टेक्निक है, सिंपल सी फॉर्मूला है, जो नासा के वैज्ञानिक भी मानते हैं। आपके मन में जो शुभ संकल्प है लिखो और भगवान का शुक्रिया करो और दरवाजे खोल दो, वो आ जाएगा। और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो अपने मन को सिंपल बनाए, दिल दिमाग को सिंपल बनाए, बुद्धि को शांत और स्थिर बनाए, और 21 दिन दृढ़ता से श्रेष्ठ संकल्पों का अपना कार्य करने का संकल्प आज हम सभी करें। प्रमोद भाई ने 2 दिन इतनी मेहनत करके हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, जो उनके जीवन का सारा सार है। लेकिन रहस्य क्या है, क्या उन्होंने बताया? मैं परमात्मा के महावाक्य रोज सुनता हूँ, लिखने का अभ्यास करता हूँ, अपना लक्ष्य फिक्स करता हूँ। हम ये 3-4 बातें कर ले, वो रोज आश्रम में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के पवित्र वातावरण से आत्मा के अंदर में जो सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग होती है, अनकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग होती है, मैं अपने ढंग से कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसका जो एक सूक्ष्म में हम लेयर लेके घूमते हैं, वो ब्रेक होता है, फिर ओपनिंग होता है, और फिर परमात्मा की दिव्य किरणें हमारे में प्रवेश करती है। तो इसीलिए हमारी बाबा की ये हमेशा परमात्मा का ये इशारा रहा। और हम जानते हैं इस संस्था का क्या, सभी प्रकार की आध्यात्मिक संस्थाओं का ये नियम होता कि आप जरूर पवित्र स्थान पर जाए और अंदर से ओपनिंग होने दे। तो ये छोटी छोटी बातों को हम सभी धारण करेंगे और दिसंबर मास को स्पेशल बना देंगे। इसलिए ही ये शुरू के ही पहले वीकेंड में ही ये प्रोग्राम रख दिया है। थैंक यू सो मच प्रमोद भाई, थैंक यू थैंक यू दीदी, एवरीबॉडी फॉर थैंक यू सो ज्वाइनिंग। मच। आपने मुझे सेवा राइट। और का जो मौका भी दिया। पहली बार जो ज्वाइन किया है और जो इसी एरिया में है कि हम आपको कुछ हेल्प कर सके, तो आप हमारा नंबर लिख लीजिए, 9167076768। फ्लायर के अंदर भी वो नंबर है, 9167076768। और लकीली इसका रिकॉर्डिंग हुआ है, तो वो भी आप सभी को भेज देंगे। जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए, ग्रुप्स में तो भेजेंगे ही, इंडिविजुअली चाहिए
तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। ओम शांति। अभी 1 मिनट एक साइलेंस में बैठ और अपने आप से दृढ़ संकल्प कर भाई जी की मेहनत को परमात्मा की शक्ति से अपना जीवन ऐसा बनाए, ऐसा अंदर ही अंदर अपने आप को गिफ्ट देंगे, ब्लेसिंग देंगे। क्रिसमस टाइम है गिफ्ट देने का। दिस इज द गिफ्ट टू माई सेल्फ। और हर एक ये लक्ष्य रखे अपनी दिनचर्या के प्रमाण 24 आवर्स 48 आवर्स मिनिमम उस प्रकार से साइलेंस का लक्ष्य रखे। सेंटर पर आकर साइलेंस करे, लिखने का अभ्यास करे, बहुत ही अच्छा रहेगा। चलो साइलेंस में अभी 1 मिनट बैठ जाते हैं। गहराई से बस एक ही बात देखना है, मैं और मेरा बाबा। अपना ध्यान पूरी तरह से सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट, मस्तक के बीच में भी पॉइंट ऑफ लाइट और मेरा सुप्रीम सर्वशक्तिवान भी पॉइंट ऑफ लाइट, हम दोनों कंबाइंड। ओम शांति। डोल भाई, कोई कोई नंबर ओम मांग रहे हैं उधर शांति। से, जीना बहन नंबर मांग रहे हैं, वो नंबर टाइप कर सकते हैं ना उसमें, चैट हम बॉक्स टाइप में। कर देती हूँ। हाँ हम जी। टाइप कर देती हूँ चैट बॉक्स में जी। प्लीज। बाकी जो इंडिया से हमारे ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं उनको तो मेरे माध्यम से मिल जाएगा, मैंने भी इसको लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर लिया है, तो मिल जाएगा। 9167076768। ओके। ओके। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ओम ब्रदर। शांति एवरीवन। थैंक यू। सभी अपने को अनम्यूट करके थैंक यू करे भाई को। थैंक यू ब्रदर। अच्छा, सब कर नहीं पा रहे ना, शायद उनको अलाउ नहीं है। यस। यस। Thank you, थैंक brother. यू ओम Thank you थैंक शांति। यू। so Thank you, much. brother. आप Om सब कर Shanti लीजिए। Bhai. Thank Thank you, you, Bhai brother. ji. Thank Thank you you. very Om much. Shanti. थैंक यू Thank you, Bhai ji. थैंक यू Thank ब्रदर। you. Om Shanti. थैंक यू Thank भाई। you. Om Shanti. Thank you. Hare Krishna. ओम Thank you. Thank शांति। you. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सिस्टर हंसा। थैंक यू वेरी मच। Thank आज you. से Thank you. लेकर रोज सुबह उठकर अपने को थैंक यू करना है। आज रात को सोने के टाइम भी अपने को भी थैंक यू करना है, परमात्मा को भी थैंक यू करना है, इस संसार की सभी कारोबार को थैंक यू करना है। जैसे भाई जी ने भी कहा ना, समस्या आने के पहले समाधान आता है। तो अगर समस्या भी लगती है उसको भी थैंक यू करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैजिक वर्ड है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। Om Shanti. ओम Thank शांति। you. ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू।